तो बस अब वार्तालाप बंद, ध्यान देंगे। तुम काहे को मजे ले रहे हो भाई? तो अपने पढ़ने पे ध्यान दो, अपनी समस्या खुद देखो। बस चलिए, बस अब बातचीत बंद, ध्यान देंगे। देखो, कल अपन ने बात की थी कि अगर हम एक स्केलेटल मसल को देखें, बस कीप क्वाइट। कल अपन ने बात की थी कि अगर हम एक स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल में सेल को अपन क्या कहते हैं? मसल फाइबर। और मसल फाइबर को हमने कहा था कि एनाटॉमिकल यूनिट है। ये जो मसल फाइबर्स हैं देवर इन फॉर्म ऑफ बंडल्स। मसल फाइबर के बंडल को हमने क्या कहा था? मसल बंडल। मसल बंडल को बताओ क्या नाम दिया था? फेसिकल। क्या कहा था? फेसिकल। मसल बंडल्स के अराउंड एक कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू की शीट थी जिसको अपन ने नाम क्या दिया था? फेशिया। फिर हमने आगे कहा कि अगर हम एक मसल फाइबर को देखते हैं तो मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम होता है सार्कोलेमा। इसके साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। यह हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्टोर हाउस किसका है? कैल्शियम का। हमने कहा था कि कैल्शियम का इससे बाहर आना ये काम होता है चैनल्स के थ्रू, जो प्रोसेस कैसी है? पैसिव। वहीं पर कैल्शियम का अंदर जाना कैसा है? एक्टिव प्रोसेस है। तो आपने कहा था कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कहां मौजूद होगा? पेरिफेरी पर। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड में यहाँ सिनोसाइटिक है कि सिंसाइशियम? सिंसाइशियम। फिर हमने कहा था कि इसके अंदर कई सारे पैरेलली अरेंज्ड क्या पाए जाएंगे? यहाँ पर मायोफाइब्रिल्स पाए जा रहे होंगे, या मायोफिलामेंट आप कहेंगे, या मसल फाइब्रिल इनको नाम देंगे, ये मौजूद है। ये जो पैरेलली अरेंज्ड मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट हैं, इन्हीं में आपको ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखाई दे रहे थे। और जो मायोफिलामेंट है इसी को सार्कोलेमा के साथ कनेक्ट करना किस प्रोटीन का काम था? डिस्ट्रोफिन। अब यहां पे बच्चे अपन ने क्या किया? एनसीईआरटी ने ये आपका जो डायग्राम लिया है, ये डायग्राम लिया है पूरा जो हमारा एक मायोफिलामेंट था ना, इस पूरे मायोफिलामेंट में से थोड़े से पार्ट का डायग्राम यहां पे लिया है। तो ये इतना क्या है? मायोफिलामेंट। अब समझना, एनसीईआरटी ने कहा कि जो मायोफिलामेंट है इसमें आपको ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखाई देते हैं। अगर आप देखें तो ये इतना रीजन आपको जो है डार्क दिख रहा है, फिर ये आपको लाइट दिखाई दिया, फिर ये रीजन आपको डार्क दिखा, फिर ये रीजन आपको लाइट कलर का दिखाई दिया। तो क्या लाइट और डार्क बैंड जो हैं ये ऑल्टरनेट होते हैं? यस भाई, एक लाइट के बाद एक डार्क आता है, फिर से लाइट आएगा और फिर से एक डार्क बैंड आएगा। यहां पर अब हमें जो स्ट्रक्चर समझनी है वो हमें बात करनी है अबाउट सार्कोमियर। तो अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं? अबाउट सार्कोमियर। ये जो सार्कोमियर है इसको आप ध्यान रखेंगे कि आप इसे कहते हैं दैट इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। तो सार्कोमियर क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है। तो मसल की फंक्शनल यूनिट को कहा जाता है सार्कोमियर। आप देखिए, मसल में एनाटॉमिकल यूनिट आपने किसे कहा था? मसल फाइबर को। तो मसल फाइबर को आपने कहा था कि एनाटॉमिकल यूनिट है, जबकि फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमियर। नाउ ये सार्कोमियर है कहां? तो अगर हम सार्कोमियर देखें तो ये जो बेटा आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये जो लाइन है इस लाइन का नाम होता है जेड लाइन। ये कौन सी है? जेड लाइन। अब दो पास पास वाली जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है, इस बीच के स्पेस को आप क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। यहां पे ये आप देखो, दो तरीके के फिलामेंट आपको दिखाई देंगे। पहले ये वाले जो फिलामेंट दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट। क्या कहा जाता है? थिन फिलामेंट कहते हैं। और दूसरे आपको ये जो दिख रहे हैं इनको कहा जाता है थिक फिलामेंट। जब मैं अगर बेटा कहता हूं थिन और थिक फिलामेंट,
तो मैं यहां क्या कहना चाहता हूं कि डिफरेंस इनकी लंबाई में है या डायमीटर में? डिफरेंस लंबाई में कि डायमीटर? थिन और थिक फिलामेंट की लंबाई होती है सेम, जबकि डायमीटर होता है अलग। यहां जो थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट, इसको और कहा जाता है एक्टिन फिलामेंट। एक और नाम क्या देंगे? एक्टिन फिलामेंट कहा जाएगा। वहीं पर जो थिक फिलामेंट है, इसे कहा जाता है मायोसिन फिलामेंट। क्योंकि यहां पर जो थिक फिलामेंट है, उसके अंदर जो मेन प्रोटीन है वो कौन सी होती है? थिक के अंदर मायोसिन, जबकि थिन के अंदर कौन सी रहेगी? एक्टिन प्रोटीन होती है। तो इसलिए आपने कहा कि दो तरीके के फिलामेंट पाए जाते हैं। अब ध्यान देंगे, ये जो थिन और थिक फिलामेंट है, वो इस मायोफाइब्रिल में एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है या परपेंडिकुलर है? अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल की परपेंडिकुलर? पैरेलल। न केवल ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड हैं, बल्कि साथ में आप देखें तो पूरा जो मसल फाइबर था, ये मसल फाइबर भी तो ऐसे ही रन कर रहा था। तो पूरे मसल फाइबर के भी पैरेलली ही अरेंज्ड होंगे। तो कितने तरीके के फिलामेंट पाए गए? दो। एक को आपने क्या कहा? थिक। दूसरे को कहा थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट था, उसके बारे में कहा कि इसे मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, और थिन फिलामेंट को क्या कहा? एक्टिन फिलामेंट। अब आप देखेंगे यहां पर थिक फिलामेंट कहां है? तो थिक फिलामेंट आपको दिखेगा ये है, और ये वाला जो आपका ये क्या है बेटा? थिन फिलामेंट है। ये जो थिन फिलामेंट है, इन थिन फिलामेंट को जोड़ करके कौन सी लाइन ने रखा है? जेड लाइन। कौन सी लाइन जोड़ती है? जेड लाइन। यहां जेड जो है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है, ज्विस्टेंस चीफ, पर अपने को इसे याद याद नहीं करना है। पर यहां पे जो जेड लाइन है, आप इसको एक्चुअली लाइन समझ रहे हैं, ये लाइन ना हो करके ये एक्चुअली एक डिस्क है। ये क्या है बेटा? डिस्क है। पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी कहती है कि जो जेड लाइन है, ये होती है इलास्टिक। जेड लाइन कैसी है बेटा? इलास्टिक मेम्ब्रेन है। तो आपने कहा कि जो जेड लाइन है, ये क्या होती है? इलास्टिक मेम्ब्रेन है। तो इलास्टिक मेम्ब्रेन है या एक इलास्टिक फाइबर है। ये जो इलास्टिक फाइबर है, इसको आप क्या बोलते हैं? जेड लाइन। अभी हमने क्या कहा? दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमियर होता है। तो यहां पर हमने कहा कि सार्कोमियर इज स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस। दो पास पास वाली जो जेड लाइन है, ये जेड लाइंस के बीच के स्पेस को अपन ने क्या कहा? एक सार्कोमियर कह दिया। अब यहां सार्कोमियर में आप देखिए, आपने कहा कि इसमें दो तरीके के फिलामेंट हैं, थिन और थिक फिलामेंट है। अब यहां पर जो थिन फिलामेंट है, ये तो आपस में जेड लाइन से जुड़े हैं, पर बीच में जो थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट तो अभी एकदम फ्री है। तो इस थिक फिलामेंट को भी जोड़ना है। थिक फिलामेंट को आपस में जोड़ती हुई एक मेम्ब्रेन पाई जाती है यहां बीच में, और ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं एम लाइन। क्या कहा जाता है? एम लाइन। तो इसे आपस में जोड़ते हुए यहां एक मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसको आपने नाम क्या दिया है? एम लाइन कहा है। तो आपने कहा कि एम लाइन यहां पर है, और देखेंगे एनसीईआरटी में, क्या एनसीईआरटी कहती है कि एम लाइन ये फाइब्रस है। एम लाइन के बारे में क्या कहा है? फाइब्रस है। दूसरा कहा है थिन है। एम लाइन के बारे में कितनी बात कही? दो। पहला कहा कि फाइब्रस है और थिन है। जेड लाइन के बारे में क्या कहा कि ये कैसी है? इलास्टिक। जेड लाइन फाइब्रस के इलास्टिक, और एम लाइन फाइब्रस कौन सी होती है? एम लाइन। और इलास्टिक कौन है? जेड लाइन। सार्कोमियर दो जेड लाइन के बीच का स्पेस है या दो एम लाइन के बीच? दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को आप क्या बोलते हैं? सार्कोमियर कहा जाता है। अब ये जो सार्कोमियर है, जो कि आपका दो जेड लाइन के बीच में पाया जा रहा है, अब यहां सार्कोमियर में देखो, हम क्या करेंगे कि इधर से बेटा अपन ने क्या किया? प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली। कौन सी लाइट डालेंगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझिएगा, अभी जो लाइट आ रही है, लाइट में आपको पता है फोटोन है। लाइट के हम ड्यूअल नेचर के बारे में बात करते हैं। जब ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगी, तो अभी जो लाइट है वो अलग अलग प्लेन्स पर
एक वेव के फॉर्म में चल रही है, यानी कुछ लाइट रेज है जो ऐसे करके आ रही हैं, कुछ लाइट रेज है जो ऐसे करके आ रही हैं, कुछ लाइट रेज ऐसे करके चल रही होंगी। तो हमने कहा कि अलग अलग प्लेन पे चल रही हैं। अब अगर मैं इस लाइट सोर्स के आगे मैं लगा दूं एक पोलराइज्ड ग्लास, कौन सा ग्लास? पोलराइज्ड ग्लास। तो पोलराइज्ड ग्लास की खासियत होती है कि ये केवल एक प्लेन में जाने वाली लाइट को फिल्टर कर देता है, बाकी सारे प्लेन की लाइट को हटा देता है। आपने इकोलॉजी में स्नो ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा होगा। जब भी अगर हम स्नो वाले रीजन्स में जाते हैं तो वहां पे स्नो से इतनी ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है कि सामने किसी चीज को देख पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग क्या है, पोलराइज्ड ग्लास यूज करते हैं। पोलराइज्ड ग्लास बाकी सारी लाइट को फिल्टर कर देता है, तो कम लाइट आइस तक पहुंचती है, तो सामने चीजें देखना आसान हो जाता है। तो हमने यहां पे कहा कि हम अगर यहां लगाए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हमने यहां से डाली, तो अब आप ध्यान देंगे ये जो बीच का पोर्शन है बेटा, ये वाला ध्यान देना, ये इतना पोर्शन, ये इतने पोर्शन में अगर आप देखें तो थिन और थिक दोनों तरीके के फिलामेंट हैं। जब अगर थिन और थिक दोनों तरीके के फिलामेंट मौजूद हैं, तो इस वाले पोर्शन में लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा ज्यादा। लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा। जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, यहां पर इस रीजन में लाइट ट्रांसमिट होगी उतनी कम। बोलो बात समझ में आई? क्या कहा हमने? ये जो इतना रीजन है, यहां पर क्योंकि थिन और थिक दोनों तरीके के फिलामेंट पाए जा रहे हैं, तो ये वाला रीजन लाइट एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा। ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये रीजन कंपैरेटिवली कैसा दिखाई देगा? डार्क। कैसा दिखेगा? डार्क। तो आपने कहा कि जो रीजन आपको यहां डार्क दिखाई देगा, इस डार्क वाले रीजन को बच्चे आपने यहां पे नाम क्या दिया? ए बैंड। क्या कहा इस डार्क वाले रीजन को? ए बैंड हमने इसे नाम दिया। तो हमने कहा कि ये जो डार्क वाला रीजन है, इसको नाम दिया जाएगा ए बैंड। तो अब देखिए, आपने कहा कि यहां पर अब कौन आ गया? ए बैंड। ए बैंड कौन से वाले बैंड को कहा था आपने? डार्क वाले को। ए का यहां पूरा नाम होता है एन आइसोट्रॉपिक। क्या कहा जाता है? एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है। और जो ए बैंड है, इसमें हमने देखा है कि यहां पर थिन और थिक दोनों तरीके के फिलामेंट पाए जा रहे हैं। ए बैंड में थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट भी मौजूद है। तो दोनों तरह के फिलामेंट पाए जा रहे हैं कि नहीं? फिर से ध्यान देंगे, कहां है ए बैंड? यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? ए बैंड। इस इतने रीजन के अंदर थिन और थिक दोनों तरीके के फिलामेंट हैं, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ ज्यादा, इस वजह से आपको दिखा डार्क। तो डार्क वाले को आपने क्या कहा? ए बैंड। ए बैंड का पूरा नाम एन आइसोट्रॉपिक। शब्द का मतलब समझना, आइसोट्रॉपिक मतलब हुआ समान, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब है असमान। ध्यान देंगे, यहां जब आप लाइट डाल रहे थे तो यहां लाइट थी ज्यादा। अब आपने देखा यहां पे, तो आपको ये रीजन दिखाई दिया हल्का, ये रीजन दिखाई दिया हल्का, ये रीजन दिखाई दिया डार्क। तो ध्यान दो, ये जो डार्क वाला रीजन है, ये डार्क वाला रीजन क्या इस रीजन के समान है कि इससे अलग? अगर अलग है तो आइसोट्रॉपिक बोलें कि एनाइसोट्रॉपिक? समान है क्या असमान? अगर असमान है, इसीलिए आपने क्या कहा है? एन आइसोट्रॉपिक इसे कहा कि ये असमान है, क्योंकि ये रीजन हमें हल्के रंग का दिख रहा है, जबकि ये रीजन हमको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपने इस वाले बैंड को नाम क्या दिया है? ए बैंड। अब आप यहां एक एनालॉजी देखेंगे कि डार्क शब्द में सेकेंड अल्फाबेट क्या आता है? ए। तो यानी कि ए बैंड कौन सा होता है? डार्क वाला। तो अब याद रह जाएगा कि डार्क में सेकेंड अल्फाबेट क्या आता है? ए। तो ए बैंड किसको बोलते हैं? डार्क वाले बैंड को। फिर आप देखिए, अगला आपको एक बैंड दिखाई देता, आई बैंड। कौन सा दिखेगा? आई बैंड। अब आई बैंड देखेंगे, यहां पे आपने कहा कि जो आई बैंड है वो आपको कहां दिखेगा? देखो इतना रीजन, ध्यान देना, इतना रीजन, ये वाला रीजन आपको कंपैरेटिवली हल्के रंग का दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस रीजन में केवल थिन फिलामेंट है, इस रीजन में केवल थिन फिलामेंट है।
तो यहां पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा कम। अगर लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा कम तो ट्रांसमिशन होगा ज्यादा, और ट्रांसमिशन हुआ ज्यादा तो ये रीजन आपको कैसा दिखेगा? लाइट। ये वाला रीजन भी कैसा दिखेगा? लाइट। और जो रीजन आपको लाइट दिखाई देगा उसको अपन क्या बोलते हैं? आई बैंड कहते हैं। तो ये जो आई बैंड है ये कौन सा हो गया बेटा? लाइट बैंड हो गया। और इसका पूरा नाम होता है आइसोट्रॉपिक बैंड। क्या नाम हुआ? आइसोट्रॉपिक बैंड। तो आपने कहा कि ये आइसोट्रॉपिक बैंड है। और ये जो आइसोट्रॉपिक बैंड है, यहां पर आपने देखा कि केवल कौन सा फिलामेंट पाया जाता है? थिन। केवल कौन सा फिलामेंट है? थिन फिलामेंट यहां पर मौजूद है। थिक फिलामेंट इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। कौन सा फिलामेंट है? थिन। क्या यहां पे थिक फिलामेंट मौजूद है? नहीं, थिक फिलामेंट यहां पर नहीं पाया जाता है। तो आपने कहा कि आई बैंड में भी देखो सेकेंड अल्फाबेट कौन सा आया? आई। तो लाइट बैंड को क्या कहेंगे? आई बैंड। डार्क बैंड को क्या कहा? ए बैंड। डार्क का नाम ए, लाइट का नाम आई। ए का पूरा नाम एन आइसोट्रॉपिक, आई का नाम आइसोट्रॉपिक बैंड। अब बताएं, जेड लाइन के दोनों तरफ कौन सा बैंड होता है? आई बैंड की ए बैंड? ये कौन है? ये वाला बैंड आई बैंड है। अब हमारा सार्कोमियर तो यहां से लेकर के यहां तक था। इसका मतलब है कि अगर मैं एक सार्कोमियर में बात करूं तो ध्यान से सुनना, इधर आधा आई बैंड, फिर ये ए बैंड, और फिर इधर आधा आई बैंड आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप देखते हैं एक सार्कोमियर को, तो एक सार्कोमियर में क्या क्या आता है? तो आपने कहा कि सार्कोमियर इक्वल टू हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड। समझ में आया? एक सार्कोमियर में हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड आता है। तो इतनी चीजें एक सार्कोमियर के अंदर आएंगी। अब जरा ध्यान देंगे यहां पे। अब जरा देखना, ये जो आपका बेटा यहां पर थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट के जो किनारे हैं, किनारे मतलब एजेस की सेंट्रल पोर्शन, ये जो किनारे हैं दे आर ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट। फिर से सुनना, एजेस ऑफ थिक फिलामेंट आर ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, लीविंग द सेंट्रल पोर्शन। सेंट्रल पोर्शन क्या ये ओवरलैप्ड है? जब अगर ये ओवरलैप नहीं है तो बीच का ये जो पोर्शन है, इतने पोर्शन में केवल कौन सा फिलामेंट है? केवल कौन है? थिक फिलामेंट। इतने पोर्शन में केवल कौन? थिक फिलामेंट। जितने पोर्शन में केवल थिक फिलामेंट होगा वो बाकी के ए बैंड के कंपैरिजन में हल्का दिखेगा कि गहरा? हल्का कि गहरा? कारण यहां एब्जॉर्प्शन होगा कम, और एब्जॉर्प्शन कम तो ट्रांसमिशन ज्यादा। अगर ट्रांसमिशन हुआ ज्यादा तो ये रीजन कैसा दिखेगा? कंपैरेटिवली लाइट। आपने कहा यहां देखो, ए बैंड बेटा यहां से लेकर के यहां तक था। ए बैंड का एजेस वाला हिस्सा कौन सा था? ये। यानी कि ये हिस्सा है जहां पे थिन और थिक फिलामेंट ओवरलैप करते हैं। ये हिस्सा है जहां पे थिन और थिक फिलामेंट ओवरलैप करते हैं। जबकि ये हिस्सा है जहां पर केवल कौन सा फिलामेंट है? थिक फिलामेंट। जितने रीजन में केवल थिक फिलामेंट पाया जाता है उतने रीजन को आप क्या नाम देते हैं? एच जोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? एच जोन कहा जाता है। तो हमने कहा यहां पर कि एजेस ऑफ थिक फिलामेंट आर ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट। ओवरलैप कौन करता है? थिन फिलामेंट। लीविंग द सेंट्रल पोर्शन, बच कौन गया? सेंट्रल पोर्शन। तो लीविंग द सेंट्रल पोर्शन, और ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको ही हम नाम देते हैं एच जोन। हैंसन जोन कहा जाता है, पर पूरा नाम याद नहीं रखना है।
तो अपन ने कहा कि जो सेंट्रल पोर्शन यहां पर बचा, इस बचे हुए सेंट्रल पोर्शन को ही आपने क्या कहा है, एच जोन आपने नाम दिया है। तो इस बचे हुए सेंट्रल पोर्शन को ही अपन क्या बोलते हैं, एच जोन नाम देते हैं। अब यहां फिर से एक बार देखेंगे, ध्यान दो, ए बैंड कौन सा हिस्सा था? तो आपने कहा कि ए बैंड वो हिस्सा था जहां तक थिक फिलामेंट पाए जाते हैं। फिर से सुनना, क्या ए बैंड में थिक फिलामेंट होता है, यस या नो? क्या ए बैंड में थिन फिलामेंट होता है? आई बैंड में क्या थिक फिलामेंट होता है? आई बैंड में क्या थिन फिलामेंट होता है? एच जोन में क्या थिक फिलामेंट है? क्या एच जोन में थिन फिलामेंट है? इतनी बात समझ में आई? एक सार्कोमियर में हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, इतना मिला करके क्या होता है, एक सार्कोमियर है। तो आप ध्यान दें, ए बैंड और आई बैंड दोनों में से कौन सा बैंड ऐसा है जो किसी एक फिलामेंट की लंबाई को दिखाता है? बोलो जल्दी। ए बैंड किसकी लंबाई दिखाता है? थिक फिलामेंट की लंबाई दिखाता है। क्या आई बैंड थिन फिलामेंट की लंबाई दिखाता है? क्या आई बैंड थिन फिलामेंट की लंबाई दिखाएगा? इतनी बात समझ में आई? चलिए, अब एक बार अगर अपने को समझ में आ गई, तो फिर अपन वापस से एक बार फिर से इसको समझते हैं। इसके लिए तुम आ जाओ, एक हमारा उल्टी टोपी वाला बालक, तुम भी आओ, और एक थिन फिलामेंट, तुम आ जाओ। तुम यहां आओ बीच में। क्या वो टोपी सीधी कर ली तुमने? तुम इधर आओ, तुम यहां पे आओ, थोड़ा सा इधर के इसको कैमरे में भी दिखाई दे, जितना ज्यादा उतना बेहतर। अब तीनों लोग अपने हाथ ऐसे फैलाओ, थोड़ा और इधर हो, और इधर, हाँ, यहां तक, इसकी कोहनी तक। कैमरे में नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं, दोनों हाथ फैलाओ अच्छे से, बढ़िया। चलो, और इधर। अब ध्यान देंगे, ध्यान देना, यहां पे ये जो बालक है, ठीक, इसका नाम बताओ, थिक फिलामेंट है कि थिन? ये वाला फिलामेंट कौन सा है? थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट के सेंटर में जो लाइन है, इस लाइन का नाम बोलो। ये लाइन कौन सी है? एम लाइन। कौन सी हुई? एम लाइन। ये वाला फिलामेंट कौन है? थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट के सेंटर में लाइन का नाम, वो वाला फिलामेंट कौन सा? थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट के सेंटर में लाइन, जेड लाइन। अब ध्यान दीजिएगा, आपने कहा सार्कोमियर कहां है? एक जेड लाइन से, बड़ी जल्दी थक जाते हो तुम, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक के स्पेस को क्या कहा? सार्कोमियर। अब ध्यान देना, सार्कोमियर के किनारों पे ये जो पोर्शन है, इतने पोर्शन में क्या थिक फिलामेंट है? नहीं। इस पोर्शन को कौन सा बैंड कहेंगे? आई बैंड। कौन सा? ये आई बैंड। ये जो सेंट्रल पोर्शन है, यहां पे थिक और थिन दोनों फिलामेंट हैं, इसको क्या बोलोगे? क्या नाम दिया? ए बैंड कहा जाएगा। फिर आप देखिए, सार्कोमियर के इधर के किनारे पे यहां केवल थिन फिलामेंट है, नाम आई बैंड है। अब ध्यान देना, ये जो ए बैंड है, इसके जो एजेस हैं, ये थिन फिलामेंट से ओवरलैप्ड है कि नहीं? सेंट्रल जो पोर्शन है, क्या ये सेंट्रल पोर्शन ओवरलैप्ड है? नहीं। जो सेंट्रल पोर्शन ओवरलैप नहीं है, उसको नाम क्या देते हैं? एच जोन। क्या नाम देते हैं? बोलो, बात समझ में आई? इन तीनों को बोलो थैंक यू। चलो, इतनी कहानी समझ में आई? फटाफट एनसीईआरटी में अगर कुछ ऐड करना है ऐड करो, अगर लिखना है लिखो, फिर इससे आगे बढ़ा जाए। ध्यान दें, बात बंद, चुपचाप कल अपन ने जहां तक पढ़ा था उससे आगे एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें फायदा होगा, जिससे आपको समझ में आए सार्कोमियर क्या है। अगर सार्कोमियर समझ में नहीं आया तो फिर आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन में दिक्कत आएगी।
ए बैंड बेटा क्या है, थिक फिलामेंट है ना, इसमें मायोसिन है, ठीक। क्या एनसीईआरटी ने ओनली लगाया, तो आप क्यों लगा रहे हो? अगर मैं कहता हूं इसमें मायोसिन है तो गलत नहीं है ना, अगर मैं ये कहूं कि ओनली मायोसिन है तो गलत है। क्या बेटा? जेड लाइन जो दोनों एजेस पे थिन फिलामेंट थे, थिन फिलामेंट को उनकी जगह बनाए रखना है, तो थिन फिलामेंट को उनकी जगह बना करके कौन रखेगा? जेड लाइन। जेड लाइन, जो जेड लाइन है ये बेटा एक प्रोटीन से बनी है जिसका नाम है एक्टिनिन। एक्टिनिन नाम की एक प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन करती है जेड लाइन का, तो ये बाकायदा प्रोटीन से बनी हुई लाइन है। ऐसे ही जो एम लाइन है, एम लाइन को बनाने वाली प्रोटीन होती है जिसको मायोमेसिन कहते हैं, तो ये मायोमेसिन प्रोटीन बनाती है एम लाइन। पर इन सारी प्रोटीन्स के नाम अपने को याद नहीं करने। आगे बढ़ जाए, इतना पोर्शन क्लियर? फिर से एक बार सुनेंगे। एक सार्कोमियर दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच होता है कि नहीं? सार्कोमियर के किनारे पर आधे आधे आई बैंड होते हैं कि नहीं? सेंटर में ए बैंड होता है। ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन पाई जाती हैं। आई बैंड में केवल एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। आई बैंड में केवल थिन फिलामेंट होता है। ए बैंड में थिन और थिक दोनों फिलामेंट होते हैं। ए बैंड के सेंट्रल पोर्शन में केवल कौन पाया जाता है? मायोसिन। केवल कौन होगा? मायोसिन। ध्यान देना, अगर कहा जाए थिक फिलामेंट में मायोसिन है, स्टेटमेंट सही की गलत? अगर कहा जाए थिक फिलामेंट में ओनली मायोसिन है तो स्टेटमेंट सही की गलत? अगर कहा जाए कि आई बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, सही की गलत? अगर कहा जाए कि केवल मायोसिन होता है तो गलत। कहा जाए केवल एक्टिन होता है तो सही। अब यहां पे अगले पेज पर आएंगे जहां हम बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कौन सी होती है। तो आप देखो, आपने यहां पे कहा है कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आपके पास है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बेटा कितनी है? तो अपन ने कहा कि मेनली होती हैं दो, एक है एक्टिन और दूसरा मायोसिन। इनमें से अभी हम पहले बात करने वाले हैं थिन फिलामेंट के बारे में, कि भाई थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो क्या हमें याद है कि थिन फिलामेंट को ही हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं? थिन फिलामेंट का दूसरा नाम एक्टिन फिलामेंट। यहां देखिए, सबसे पहली जो प्रोटीन आती है बच्चे, इसका नाम है एक्टिन। सबसे पहली प्रोटीन का नाम एक्टिन। ये जो एक्टिन प्रोटीन है, ये अपनी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। पहली फॉर्म इसकी कही जाती है जी एक्टिन और दूसरे को बोलते हैं एफ एक्टिन। अभी जो एक्टिन हमने यहां पे बनाया, इस एक्टिन का नाम है जी एक्टिन। क्या नाम है? जी एक्टिन। और यहां पे जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर। ये कैसा है? ग्लोबुलर एक्टिन है। ये जो जी एक्टिन यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन है, इसके बारे में अगर आप देखें तो हर एक जी एक्टिन के मॉलिक्यूल पर आपको यहां पर एक दिखाई देगी कि हर जी एक्टिन के मॉलिक्यूल पर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। क्या पाई जाती है? मायोसिन बाइंडिंग साइट पाई जाती है। समझना इस बात को, एक्टिन को जुड़ना है मायोसिन से, मायोसिन को जुड़ना है एक्टिन से। एक्टिन किससे जुड़ेगा? मायोसिन से। मायोसिन जुड़ेगा एक्टिन से, तो बोलो मायोसिन बाइंडिंग साइट किसके पास और एक्टिन बाइंडिंग साइट किसके पास? कुछ ऐसे। तुम्हारा नाम क्या है? शिल्पी हो तुम्हारा? मुस्कान। इस बच्ची का नाम है शिल्पी और ये है मुस्कान। मान लो ये दोनों सहेलियां हैं, तो मुस्कान शिल्पी की सहेली है। क्या मुस्कान कभी मुस्कान की सहेली हो सकती है? नहीं ना। और शिल्पी किसकी फ्रेंड होगी? ऐसे ही मान लो इसका नाम एक्टिन और इसका नाम मायोसिन, तो एक्टिन किसका दोस्त है? मायोसिन का। मायोसिन किसका दोस्त? एक्टिन का। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन के पास और मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन के पास होगी। कभी भी एक्टिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट नहीं खिलानी है।
तो अपन ने कहा मायोसिन बाइंडिंग साइट है, और ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है यही बेटा इसकी एक्टिव साइट है, यही इसकी क्या कही जाती है, एक्टिव साइट कही जाएगी। तो ये जो आपका जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन होता है मोनोमर, जी एक्टिन यहां पर क्या है, मोनोमर है, तो जी एक्टिन होता है मोनोमर। अब ये जी एक्टिन का बनेगा पॉलीमर, जी एक्टिन का क्या बनेगा, पॉलीमर। यहां पे जी एक्टिन का जो पॉलीमर बनता है, इस पॉलीमर को नाम देते हैं एफ एक्टिन। तो अब यहां पे देखेंगे आपने क्या किया कि हमने कहा कि इस तरीके से देखो, अब यहां पर जी एक्टिन एक दूसरे के पास अरेंज होते जा रहे हैं, कुछ वैसे ही जैसे राइबोसोम में अपने को पता है कि पहले स्मॉल और लार्ज सब यूनिट अलग अलग होती हैं, बाद में आयनिक कंसंट्रेशन बदलने पर यानी कि मैग्नीज की कंसंट्रेशन बदलने पर ये एक दूसरे के साथ आते हैं, और एक दूसरे के साथ आने पर क्या बना देते हैं, राइबोसोम। फिर आपने कहा अगर कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाए तो पॉलीसोम भी बनता है जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी हो। ऐसे ही क्या हुआ, जी एक्टिन थे, कई सारे जी एक्टिन आपस में मिले, जब ये जी एक्टिन आपस में मिले तो जी एक्टिन के आपस में मिलने पर अब जो एक्टिन बना, ये आपको बेटा ग्लोबुलर दिखता है कि फिलामेंटस, ये फिलामेंटस एक्टिन के, एक्टिन का कितना स्ट्रैंड हुआ, एक, एफ एक्टिन का कितना स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड है। तो हमने कहा कि साहब फिलामेंटस एक्टिन का कितना स्ट्रैंड हुआ, एक, ये एफ एक्टिन का एक स्ट्रैंड है, और इस मॉलिक्यूल को आप नाम क्या देंगे, एफ एक्टिन कहेंगे। तो ये क्या है बेटा, यहां पर एफ एक्टिन। अब यहां पर आपको एफ एक्टिन के मॉलिक्यूल चाहिए दो, कितने एफ एक्टिन चाहिए, दो। यहां पे एफ एक्टिन डायग्राम में कितने दिखाए हैं, दो, देखो, एक ये है, दूसरा ये है, दो एफ एक्टिन है। क्या एक दूसरे के अराउंड हेलिकली बाउंड है, यस। तो आपने कहा कि यहां पर जो दूसरा एफ एक्टिन आएगा, ये दूसरा एफ एक्टिन ये आया इस तरीके से करके, यहां पर ये हो गया दूसरा इफेक्टिन। तो एक थिन फिलामेंट में, ध्यान देंगे, एक थिन फिलामेंट में एफ एक्टिन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक के दो, एक थिन फिलामेंट में एफ एक्टिन के कितने मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक थिन फिलामेंट के अंदर एफ एक्टिन के मॉलिक्यूल हो गए दो, और एफ एक्टिन कई सारे जी एक्टिन से मिलकर के बना है। जब ये कई सारे जी एक्टिन से मिलकर के बना है, तो अब यहां पर फॉर्मेशन किसका हुआ, एक थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन हुआ। एक थिन फिलामेंट में एफ एक्टिन आपको कितने चाहिए, दो, बेटा अपना आई कर दो। देखो यहां पे कहानी ये है कि अपन ने ये कहा कि हमारे पास एफ एक्टिन कितने हैं, दो, दो एफ एक्टिन का मतलब है एक एफ एक्टिन ये है, दूसरा ये, कितने एफ एक्टिन, दो। हमने कहा कि दोनों एफ एक्टिन एक दूसरे के साथ हेलिकली बाउंड हैं, ऐसे करके घूमे हुए हैं। तो यहां एफ एक्टिन कितने हैं, दो, पर ये दोनों एफ एक्टिन एक दूसरे के साथ क्या है, हेलिकली बाउंड है। अब यहां पे एफ एक्टिन के साथ अगली एक और प्रोटीन आती है जिसका नाम होता है ट्रोपोमायोसिन। प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन। तो अगली प्रोटीन का नाम है यहां पर बेटा ट्रोपोमायोसिन। ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इस ट्रोपोमायोसिन के कितने फिलामेंट आपको यहां दिखेंगे, दो, कितने फिलामेंट दिखे, दो। ध्यान से देखिएगा, एक फिलामेंट ये है, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक गया, इधर पीछे चला गया, फिर यहां से निकला, यहां आया, और फिर यहां पीछे चला गया। दूसरा ये है, यहां पीछे गया, फिर यहां से आया, इधर आया, और फिर यहां से पीछे चला गया। तो यहां पर ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इसके फिलामेंट कितने हैं, दो। अगली बात, ये थिन फिलामेंट पर रेगुलरली रन कर रहा है, कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, या फिर रेगुलर इंटरवल पर है, कंटिन्यूअसली रन कर रहा है या रेगुलर इंटरवल, कंटिन्यूअस रन की रेगुलर इंटरवल। ट्रोपोमायोसिन फिलामेंटस है कि ग्लोबुलर, ट्रोपोमायोसिन फिलामेंटस है कि ग्लोबुलर, फिलामेंटस। तो आपने कहा कि दो फिलामेंट हैं, पहली बात याद रखनी है फिलामेंटस है, और दूसरा आपने कहा कि ये कंटिन्यूअसली रन करता है।
तो ये रन कैसे कर रहा है बेटा? कंटिन्यूअसली रन करता है। तो कंटिन्यूअसली रन करने वाला यहां कौन है? ट्रोपोमायोसिन। तो आपने कहा कि जो ट्रोपोमायोसिन है, इस ट्रोपोमायोसिन को हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि एक ट्रोपोमायोसिन ये आया, यहां पीछे गया, इधर आपको दिखा, फिर ये यहां से गया, ये आपको यहां पर दिखा, और फिर ये थोड़ा सा पोर्शन यहां दिखा। तो देखो, एक ट्रोपोमायोसिन ये, अब यहीं पर जो दूसरा ट्रोपोमायोसिन है ये इसके साथ साथ रन कर रहा है। तो यहां पर बोलो एफ एक्टिन के कितने मॉलिक्यूल और ट्रोपोमायोसिन के कितने मॉलिक्यूल? तो ट्रोपोमायोसिन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। यहां पे अब ट्रोपोमायोसिन के बाद अगली जो प्रोटीन आती है इसका नाम है ट्रोपोनिन। अगली प्रोटीन का नाम क्या है? ट्रोपोनिन। ध्यान से पढ़िएगा, एनसीईआरटी ने कहा है ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगली बात कही है कि इट रन प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल। कहां पाई जाती है? प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल। तो ये रेगुलर इंटरवल पर पाई जाती है। यहां पर इन तीनों बातों को समझेंगे। पहला देखिए, आपने कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? तो कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा क्योंकि ये जो ट्रोपोनिन है, इस ट्रोपोनिन के अंदर हमको सब यूनिट कितनी दिखाई देती हैं? 3। कितनी सब यूनिट है? 3 सब यूनिट है। अगर किसी के अंदर 3 सब यूनिट है तो वो सिंपल हुआ कि कॉम्प्लेक्स? ध्यान करो, ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर एक नाम आया था थ्रोम्बोकाइनेस का और एक नाम आया था थ्रोम्बिन का। एनसीईआरटी ने थ्रोम्बिन को लिखा था एंजाइम और थ्रोम्बोकाइनेस को लिखा था एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा था क्योंकि वहां एक से ज्यादा एंजाइम्स मौजूद हैं। ऐसे ही ट्रोपोनिन में क्योंकि 3 सब यूनिट है, इसलिए आपने क्या कह दिया कि ये कैसी है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। अब ये 3 सब यूनिट, इनमें से एक होती है ट्रोपोनिन आई। पहली कौन सी? ट्रोपोनिन आई होती है। आई फॉर इनहिबिशन, ये मसल कॉन्ट्रेक्शन को इनहिबिट करती है। दूसरी होती है ट्रोपोनिन टी। अगली कौन सी होगी? ट्रोपोनिन टी होती है। ये ट्रोपोमायोसिन को मदद करती है थिन फिलामेंट पर बाइंड करने में। यानी कि ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करने में मदद करने वाली प्रोटीन कौन है? ट्रोपोनिन टी। और तीसरी होती है ट्रोपोनिन सी। ये ट्रोपोनिन सी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, ये कैल्शियम के साथ बाइंड करती है। तो इनके नाम के हिसाब से ही या इनके काम के हिसाब से इनको नाम मिले हैं। आई फॉर इनहिबिशन, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन, सी फॉर कैल्शियम। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन को इनहिबिट करने वाला कौन? ट्रोपोनिन आई। कैल्शियम से बाइंड करने वाला कौन? ट्रोपोनिन सी। और ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करने में मदद करने वाला कौन? ट्रोपोनिन टी। तो आपने कहा कॉम्प्लेक्स है, ग्लोबुलर। अभी तक देखो, ये फिलामेंटस, ये भी फिलामेंटस, जबकि ये कैसी है? ग्लोबुलर है। फिर आगे का प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल। एक्टिन में एफ एक्टिन देखो कंटिन्यूअस है कि नहीं? जो आपका ट्रोपोमायोसिन है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं? क्या ट्रोपोनिन कंटिन्यूअस है? नहीं। ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल्स के बाद पाई जा रही है। तो रेगुलर इंटरवल के बाद पाई जाने वाली कौन? ट्रोपोनिन। तो आपने कहा ट्रोपोनिन साहब रेगुलर इंटरवल के बाद मौजूद होती है। अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी की लाइन, जहां एनसीईआरटी कहती है कि एट रेस्टिंग स्टेट, एनसीईआरटी ने कहा है कि एट रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। तो रेस्टिंग स्टेट पर एक सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। पहले समझिएगा, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का मतलब क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का मतलब क्या हुआ? मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का मतलब क्या हुआ? मायोसिन बाइंडिंग साइट। फिर कहा कि मास्क करता है। मास्क का मतलब क्या हुआ? ढकना। मास्क का मतलब क्या हुआ? ढकना। किसे कवर करना है?
एक्टिन की एक्टिव साइट को कवर करना, ये काम एनसीईआरटी कहती है कि कौन करता है, तो कहा अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। क्या पूरा ट्रोपोनिन? नहीं। क्या कहा? सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। तो एक सब यूनिट, जिस सब यूनिट की यहां बात चल रही है वो है ट्रोपोनिन आई। यहां एनसीईआरटी की लाइन खूब अच्छे से रट के रखना, कारण है ये चीज टेक्निकली पूरी तरह सही नहीं है, टेक्निकली ये चीज गड़बड़ है। आपका दिमाग इसका विरोध करेगा, दिमाग तुम्हें डायग्राम याद दिलाएगा कि डायग्राम में तो ट्रोपोनिन दूर दूर था, तो हर एक जी एक्टिन की एक्टिव साइट को कैसे कवर करेगा? तो स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। पर तुम्हें याद दिलाना है दिमाग को कि एनसीईआरटी ने यही लिखा है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एट रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। बच्चे, कायदे से जो होता है, हम कहते हैं कि ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मिलकर के एक बायोकेमिकल शीथ बनाते हैं, एक बायोकेमिकल कवरिंग बनाते हैं, और ये बायोकेमिकल कवरिंग कवर करती है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को। लॉजिकल सी बात है भाई, मान लो ट्रोपोनिन यहां है ना, तो ये ट्रोपोनिन इस वाले एक्टिन की एक्टिव साइट को कैसे कवर कर सकती है? नहीं कवर कर सकती। पर अगर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों मिल जाए, तो दोनों मिलके तो आप कवर कर ही सकते हैं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कायदे से कवर कौन करता है? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। पर एनसीईआरटी ने केवल आधा सच यहां लिखा है, आधी बात नहीं लिखी। पर जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो गलत भी नहीं है। तो इसलिए अपने को याद रखना है, एट रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ये लाइन जोर से बोल के पढ़ो एक बार। कौन मास्क करेगा ट्रोपोनिन के ट्रोपोमायोसिन? ट्रोपोनिन पूरा या ट्रोपोनिन की सब यूनिट? किसको मास्क करेगा? मास्क कौन कर रहा है? ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट। किसे मास्क कर रहा है? कब मास्क कर रहा है? रेस्टिंग टाइम या कॉन्ट्रेक्शन? जब रेस्टिंग टाइम है उस टाइम पर ये जो ट्रोपोनिन है, ये क्या करता है? इसकी एक सब यूनिट मास्क करती है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को। तो यहां आपने कहा कि ये जो मायोसिन है, इस ट्रोपोमायोसिन के अलावा रेगुलर इंटरवल पर एक प्रोटीन और मौजूद होती है, जिसको क्या कहा जाता है यहां पर बेटा? ट्रोपोनिन। तो ये प्रोटीन आ गई यहां पर ट्रोपोनिन। अब इतने में क्या अपने को थिन फिलामेंट समझ में आ जाता है कि थिन फिलामेंट में क्या क्या है? बोलो। थिन फिलामेंट की लंबाई थिक फिलामेंट से ज्यादा होती है क्या? दोनों में अंतर किसका है? लंबाई का कि डायमीटर? किसका डायमीटर ज्यादा? थिक फिलामेंट। कम किसका? थिन फिलामेंट। फिर से एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे। देखो, क्या यहां पे एनसीईआरटी ने आपको दो एफ एक्टिन दिखाए हैं कि नहीं? हर एक एफ एक्टिन पे डॉट बनाया है कि नहीं? ये डॉट क्या इंडिकेट करता है? एक्टिव साइट को। अब यहां देखो, इधर जरा मायोसिन के बारे में समझना। ये बच्चे पूरा एक मायोसिन है, ध्यान देंगे। ये पूरा एक क्या है? मायोसिन है। ठीक। अब इस मायोसिन में अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको दिखेगा एम लाइन के इधर ये सब जो हेड जैसी स्ट्रक्चर निकली है, वो इधर की तरफ बाहर निकली है ना? एम लाइन के इधर देखो, हेड जैसी जितनी स्ट्रक्चर है, ये सब इधर की तरफ निकली है। सब सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट? अपोजिट ना? इसको आप कुछ ऐसे समझ के चलें कि ये जो हेड है ना, इस हेड को जाकर के बच्चे इसके साथ बाइंड करना है, और बाइंड करके इसे अंदर खींचना है। जब बाइंड करके अंदर खींचना है, तो अब यहां पे कुछ ऐसे मान लो कि मेरा नाम है एम लाइन। ठीक। ये थिक फिलामेंट, हमने कहा कि थिक फिलामेंट पे खूब सारे मायोसिन के हेड पाए जाएंगे। थिन फिलामेंट को खींचना कहां है? अंदर की तरफ। जब अंदर खींचना है, तो अब इधर वाला जो हेड है वो ऐसे होना चाहिए, इधर वाला ऐसे, तभी तो अंदर की तरफ खींच पाएगा। तो इसीलिए आपको दिखता है कि एम लाइन के दोनों तरफ यहां पर जो हेड है ये अपोजिट है। अब समझना, ये पूरे का नाम है मायोसिन। यहां पे डायग्राम में मायोसिन दिखाए हैं, एक दो तीन। कितने मायोसिन है? तीन।
हर एक मायोसिन के अंदर 300 मोनोमर हैं। हर मायोसिन के अंदर मोनोमर कितने हैं? 300। इसको अपन कुछ ऐसे मानते हैं, जैसे मान लो टग ऑफ वॉर, ठीक, रस्साकसी होती है, उसमें मान लेते हैं 2 टीम है, एक टीम इधर है, एक टीम इधर है। अब पूरी टीम में अपन मान लेते हैं 300 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर? 300। तो सब लोग जो गेम खेल रहे हैं उन सबका नाम है मायोसिन। अब इसमें क्या हुआ? 150 इधर की तरफ और 150 इधर की तरफ है। इनमें से एक इंडिविजुअल का नाम है मीरोमायोसिन। नाम क्या है? मीरोमायोसिन। तो थिक फिलामेंट को आपने क्या कहा? मायोसिन फिलामेंट। और मायोसिन फिलामेंट के अंदर मोनोमर का नाम क्या होता है? मीरोमायोसिन। मोनोमर को अपन क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन कहा जाता है। तो अब अगला जो फिलामेंट आपका आता है, इसका नाम क्या है बेटा? थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट को एक और नाम आपने क्या दिया है? मायोसिन फिलामेंट। तो आपने कहा थिक फिलामेंट क्या है? मायोसिन फिलामेंट है। यहां पर जो मायोसिन है, ये नाम किसका है? पॉलीमर का। मायोसिन क्या है? पॉलीमर। और वहीं पर मीरोमायोसिन, इसका क्या होता है? मोनोमर। तो मीरोमायोसिन नाम किसका है? मोनोमर का। तो मोनोमर इज कॉल्ड एज मीरोमायोसिन, जबकि पॉलीमर का नाम क्या है? मायोसिन। लगभग 300 मीरोमायोसिन मिलकर के एक मायोसिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक मीरोमायोसिन के बारे में देखते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको इसके अंदर 2 तरीके के पार्ट या 2 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। पहला तो ये वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बच्चे कहा जाता है टेल। क्या बोलते हैं इसको? टेल कहा जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या होता है? टेल। ये जो टेल है, ये थिक फिलामेंट में होती है। फिर से सुनिए, आपने कहा कि टेल थिक फिलामेंट में होती है। इसका मतलब है कि यहां पर, इसमें अगर मैं बात करूं तो टेल बेटा यहां है, टेल यहां है। बाहर की तरफ जो प्रोजेक्ट कर रहा है, ये प्रोजेक्ट करने वाला पार्ट है क्रॉस आर्म। बाहर की तरफ निकलने वाला कौन? क्रॉस आर्म। और वहीं पर मायोसिन फिलामेंट के अंदर कौन सा भाग होता है? टेल। मायोसिन फिलामेंट के अंदर कौन? टेल या क्रॉस आर्म? टेल होगा मायोसिन फिलामेंट में। तो आपने कहा कि ये इतना जो पार्ट है, इसका नाम क्या हुआ? टेल। टेल के बाद ये इतना पार्ट कहा जाता है शॉर्ट आर्म। ये पार्ट क्या कहा जाएगा? शॉर्ट आर्म कहा जाता है। और शॉर्ट आर्म के बाद ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का नाम क्या हुआ? हेड। ये क्या हो गया? हेड। एनसीईआरटी ने यह बताया है। ये जो शॉर्ट आर्म और हेड है, इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म। तो बताओ, क्या क्रॉस आर्म और शॉर्ट आर्म सेम बातें हैं कि अलग? क्रॉस आर्म शॉर्ट आर्म का पार्ट है क्या? शॉर्ट आर्म क्रॉस आर्म का पार्ट है। मायोसिन के अंदर जो फिलामेंट है, फिलामेंट में कौन सा पार्ट होता है? टेल। बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कौन करता है? क्रॉस आर्म। बाहर प्रोजेक्ट करने वाला कौन? क्रॉस आर्म। यहां पर ये जो हेड है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये ग्लोबुलर है। दिख रहा है ना? हेड कैसा है? ग्लोबुलर। जबकि वहीं आपको दिखता है कि टेल और शॉर्ट आर्म वाले जो पार्ट है, फिलामेंटस है। टेल और शॉर्ट आर्म वाला पार्ट कैसा है? फिलामेंटस। तो हमने कहा कि ये दोनों जो पार्ट हैं, ये तो फिलामेंटस हैं। जबकि वहीं पर जो हेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कैसा है? ग्लोबुलर। अब देखिए, अगर ये ग्लोबुलर है, तो इसका मतलब हुआ कि है प्रोटीन, यानी कि पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन कई बार घूमी होगी, तब घूम करके हेड बना होगा। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट वाइज बात करूं, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? क्रॉस आर्म वाले पार्ट का या टेल का? किसका ज्यादा? फिर से सुनना, हमने कहा कि मीरोमायोसिन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक भाग टेल कहा जाता है और एक भाग को क्रॉस आर्म कहते हैं। एक पार्ट का नाम क्या है? टेल। दूसरे का नाम? पहले पार्ट का नाम
दूसरा टेल और क्रॉस आर्म में से बात करो तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा? क्रॉस आर्म की टेल, क्रॉस आर्म का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, और जबकि वही टेल का मॉलिक्यूलर वेट कम। इसीलिए टेल वाले पार्ट को आप बोलते हैं LMM। क्या कहा जाता है? LMM, यानी कि इसे नाम देते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्या कहा जाता है? लाइट मीरोमायोसिन कहा जाता है। तो हमने कहा कि ये वाला पार्ट लाइट मीरोमायोसिन कहा जाएगा। वहीं पर ये जो क्रॉस आर्म वाला पार्ट है इसको आप बोलते हैं HMM। क्या कहा जाता है? HMM, यानी कि पूरा नाम है हैवी मीरोमायोसिन। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? हैवी मीरोमायोसिन। यानी कि एक मीरोमायोसिन के अंदर भाग कितने या पार्ट कितने होंगे? दो। पहले पार्ट को आपने क्या कहा? लाइट मीरोमायोसिन, और दूसरे को क्या कहा? हैवी मीरोमायोसिन। बोलो मायोसिन फिलामेंट के अंदर कौन लाइट की हैवी? मायोसिन फिलामेंट के अंदर कौन रहेगा? लाइट। जबकि हैवी वाला जो पार्ट है वो क्या होगा? बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। अब यहां समझिए, ये जो मायोसिन का हेड है, इस मायोसिन के हेड पर अगर आप देखें तो दो तरीके की साइड्स पाई जा रही हैं। पहली साइड जो एकदम इसके सिर के ऊपर है, पहली वाली साइड जो सिर के कहां है? ऊपर। अब ये जो ऊपर वाली साइट है इसको समझना, ये ऊपर वाली साइट को आप क्या कहते हैं? एक्टिन बाइंडिंग साइट। कैसे याद रखेंगे किसका नाम क्या होता है? लॉजिक है इसका, चीजें इलॉजिकल नहीं है। समझना, जब ये जाकर के बेटा अगर जुड़ेगा, ये जब जाकर के जुड़ेगा एक्टिन के साथ, तो इसकी एक्टिन के साथ जुड़ने की जो साइट है वो इस पे आगे की तरफ हो कि ऊपर? कहा होनी चाहिए? ऊपर। क्योंकि इसके ठीक ऊपर की तरफ कौन मौजूद है? एक्टिन। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर होगी कि आगे? एक्टिन बाइंडिंग साइट ऊपर के आगे? एक्टिन बाइंडिंग साइट कहां पर है? ऊपर। एक्टिन बाइंडिंग साइट की लोकेशन कहां है? ऊपर। क्यों है ऊपर? क्योंकि ऊपर की तरफ ही इसके कौन मौजूद है? एक्टिन। तो आपने यहां पर कहा कि ये जो ऊपर वाली साइट है कौन है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये जो इसकी एक्टिन बाइंडिंग साइट है, क्या यही इसकी एक्टिव साइट नहीं है? तो इसकी एक्टिव साइट का ही नाम क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट नाम है। अब देखो, आगे की तरफ जो है उसको आपने क्या कहा? एटीपी बाइंडिंग साइट। आगे की तरफ क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट। ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है ये एक्चुअली एक एंजाइम है, और एंजाइम का नाम है मायोसिन एटीपेस। कौन सा एंजाइम है? तो बताओ, मायोसिन में से कौन सा पार्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है? कौन शो करेगा? एटीपी बाइंडिंग साइट। मायोसिन में क्या टेल में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है? क्या हेड में होती है? ग्लोबुलर हेड पर क्या पाई जाती है? एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी बाइंडिंग साइट क्या है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? मायोसिन एटीपेस। कौन सा एंजाइम? एंजाइम का नाम बोलो। ये मायोसिन एटीपेस क्या करेगा? ये एटीपी को तोड़ देता है और ये इसे कन्वर्ट करता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। कन्वर्ट करेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या आपको पता है कि एटीपेस को काम करने के लिए मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है? हम जानते हैं ना। तो उस चीज को भी यहां ले आए, तो हमने कहा कि यहां जरूरत कौन से आयन की पड़ेगी? मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होगी। तब आप एटीपी को तोड़ के कन्वर्ट किस में करेंगे? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो, इतनी बात समझ में आई। अब यहीं पे लास्ट में लिखी हुई एक बात और समझना। देखिए, अभी मैंने क्या किया बेटा? एक थिक फिलामेंट का एक सेक्शन काटा। ध्यान देना, अभी तक जो हम डायग्राम देख रहे थे ये सारे डायग्राम हम ऐसे करके देख रहे थे ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक सेक्शन काटता हूं। ठीक, ये जो थिक फिलामेंट है ना, अरेंजमेंट ये होता है कि इस थिक फिलामेंट के पास में 6 थिन फिलामेंट पाए जाएंगे। कितने थिन फिलामेंट होंगे? 6। तो अपन ने कहा कि थिन फिलामेंट कितने हो गए? 6।
अब ये 6 थिन फिलामेंट के साथ क्या होना है कि इसी मायोसिन को बाइंड करना है। जब इस मायोसिन को बाइंड करना है तो यहां पर क्या इससे एक हेड इधर, एक हेड यहां, एक हेड यहां, एक हेड इधर, एक इधर और एक इधर की तरफ नहीं पाया जाना चाहिए? क्या मायोसिन हेड एक रेगुलर डिस्टेंस पर मायोसिन फिलामेंट से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं एट डिफरेंट एंगल्स? क्या इन सबके एंगल सेम है? नहीं, सबके एंगल क्या है? अलग। तो फिर ध्यान देंगे, आपने दो तरीके से बात करी है। एक तो आपने कहा है कि अगर हम लंबाई में देखें, तो हमने कहा कि साहब अगर लंबाई में आप देखेंगे तो आपको यहां दिखाई देगा कि एक मायोसिन हेड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इस तरीके से हेड है। और डायग्राम में ही बल्कि अगर आप देखें तो इस डायग्राम में यहां देखो कुछ छोटे छोटे हेड भी दिखाए ना। ये छोटे इसलिए दिखाए कि ये दूसरी तरफ है। भाई यहां जो पूरा फाइबर आपने कहा, ये पूरा क्या था? फाइबर था ना। समझना क्या था? फाइबर। अगर फाइबर था तो बेटा एकदम चपटा होगा कि गोल? अब डायग्राम में जब दिखाओगे तो डायग्राम में तो आप केवल चपटा हुआ ही दिखाओगे ना। तो इसका मतलब है सार्कोमियर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है या फ्लैट है? अगर सार्कोमियर सिलेंड्रिकल है तो इसका मतलब हुआ कि जो आप जेड लाइन कह रहे थे वो लाइन नहीं है, वो मेम्ब्रेन है। एक्चुअली एक डिस्क के फॉर्म में होती है। वहीं पर एम लाइन जो आपने कहा आपको दिखी लाइन, वो लाइन नहीं है, वो एक्चुअली एक डिस्क के फॉर्म में होती है। जब अगर ये पूरी स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है तो आप क्या रहेगा कि जो थिन फिलामेंट है उनके आसपास जो थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट अलग अलग एंगल्स पे पाए जाएंगे। जब अगर अलग अलग एंगल्स पे मौजूद होंगे तो थिक फिलामेंट को जब बाइंड करना है थिन फिलामेंट से, तो वहां बाइंड करने के लिए इसको अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? ये अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करेगा ना। तो अपन ने कहा कि अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करता है। अब एक बात जल्दी से थिक और थिन फिलामेंट के बारे में एनसीईआरटी ने जो कुछ लिखा है उसको जल्दी से पढ़ेंगे, फिर हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे। हमने कहा कि जब रेस्टिंग स्टेट है यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही है, तब ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट, ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट थी, एनसीईआरटी एक सब यूनिट यानी कि ट्रोपोनिन आई की बात करती है। ये मास्क करती है यानी कि ढकती है एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को। कौन सा बेटा? ये यहां पर ने ये कहा कि जैसे लेट से एक मायोसिन ये है, इसके पास में एक्टिन मौजूद है। अभी हम डायग्राम ऐसे देख रहे थे, हमने अब ऐसे सेक्शन काटा, अब ऐसे करके देखेंगे। तो बीच में आपको मायोसिन देखा, एक्टिन इसके चारों तरफ ऐसे करके मौजूद होंगे। जहां जहां एक्टिन होगा वहां वहां मायोसिन हेड बाहर की तरफ निकलना चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए इसमें क्या कहा? एट डिफरेंट एंगल्स। तो अलग अलग एंगल पे बाहर की तरफ निकला होगा। एटीपी जब तक एटीपी कहीं बाइंड नहीं करेगा तब तक यूटिलाइज कैसे होगा? कोई भी सबस्ट्रेट पहले एंजाइम से बाइंड करेगा ना। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, उसके बाद उस सबस्ट्रेट को फर्दर प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। हाँ, एडिनोसिन है, एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट लगे होते हैं। रेस्पिरेशन प्लांट हो गया, तो भी एटीपी नहीं बता अभी तुम्हें? चलो कोई नहीं। ऑनलाइन वाले बालकों में किसी को कहीं कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी?
किसी बालक का कोई डाउट? इतना लिख लिया, आगे बढ़ जाए। हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के क्या कहते हैं? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म की बात की है ना, हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के क्रॉस आर्म कहते हैं ना। तो वो जो क्रॉस आर्म है वो टेल से तो एंगल पे ही होगा ना। तो जो पूरा मायोसिन फिलामेंट है उसके अंदर तो टेल ही मौजूद है ना। चलो अब बस, वार्तालाप बंद। अब फिर से ध्यान देंगे। नहीं, मैंने कहा शायद ज्यादा जरूरी काम हो तो मैं ही रुक जाता हूं। एक आध बोतल और बची नहीं? तुमको मैं कल से उसको पियून को बोलता हूं कि मेरी वाली बोतल भरने के लिए इस बालक को रख लेते हैं। चलो अब ध्यान दें। देखिए, जब आप समझना चाहते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन को समझाने के लिए जो थ्योरी प्रपोज की जाती है, इस थ्योरी को बच्चे अपन नाम देते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या कहा जाता है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। तो ये जो थ्योरी है इसको नाम दिया जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट का सरनेम सेम था, दोनों का नाम हक्सले था। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि इट वाज प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड हक्सले। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ये थ्योरी प्रपोज की गई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था। आपने पिछले पेज पे जो डायग्राम आपने देखा है ना, ये वाला जो डायग्राम है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, जिसमें आपको इतना दिखाई दे रहा है कि कहां कौन सा फिलामेंट आता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ज्यादा रिजोल्यूशन किसी के अंदर आपको नहीं मिलता। तब इनको पता भी नहीं था कि फिलामेंट कैसे कैसे अरेंज होते हैं। तब इन लोगों ने 1950 के आसपास जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को हम आज भी पढ़ रहे हैं, यानी कि वो थ्योरी आज भी एकदम सही है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? तो अब ध्यान से सुनिएगा। थ्योरी कहती है कि नन ऑफ द फिलामेंट, जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है तब नन ऑफ द फिलामेंट शॉर्टन, कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होता। तो कहा कि कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होता। ओनली, यहां पे इन्होंने कहा कि कोई फिलामेंट छोटा नहीं होता। फिर कहा कि थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट बेटा स्लाइड करता है। स्लाइड किसके ऊपर करेगा? थिक फिलामेंट पर। तो हमने कहा कि थिन फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड करता है? थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। ध्यान दो, स्लाइड कौन कर रहा है? कौन कर रहा है स्लाइड? किसके ऊपर कर रहा है? यानी कि यहां पे मूव कौन कर रहा है? थिन या थिक? एक्टिन या मायोसिन? अपनी जगह स्टेशनरी कौन है? सिंपल सी बात, अगर मान लो एक पर्सन हो जिसका बॉडी वेट मान लो 100 किलो है, जैसे कि मान लेते हैं एक तरफ जगदीप सर और एक तरफ हमारा ये बालक।
अगर दोनों एक दूसरे को खींचे तो अपनी जगह स्टेशनरी कौन रहेगा और खींचेगा कौन? तो बताओ स्टेशनरी कौन, थिक फिलामेंट के थिन? और मूव कौन करेगा? थिन फिलामेंट। अब यह ध्यान दो, पेज नंबर 307 पे एनसीईआरटी ने दो डेफिनेशंस लिखी हैं। पहली डेफिनेशन लिखी है इसके अंदर मोटर यूनिट। ढूंढो, मोटर यूनिट मिला? अब मोटर यूनिट को समझिएगा। मोटर यूनिट में कहा, अब मोटर नर्व, एक मोटर नर्व, और ये जो मोटर नर्व है अलोंग विद मसल फाइबर लिखा है या फाइबर्स? सिंगुलर या प्लूरल? तो कहा कि मसल फाइबर्स ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? तो आपने कहा मिलकर के बनाएंगे मोटर यूनिट। यानी कि एक मोटर यूनिट में मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व का नंबर कितना? एक। और आपने कहा कि मसल फाइबर का नंबर ज्यादा। समझना, ये बेटा आपका सीएनएस है। भाई आप स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं, स्केलेटल मसल को सिग्नल कौन देता है? सीएनएस। ये हमारे सीएनएस से सिग्नल जाना था, तो सिग्नल ले जाने के लिए यहां पर आपने कहा कि ये हमारे पास एक मोटर न्यूरॉन है। बेटा वहीं बैठ, ठीक, अब क्लास के बाद। अपन ने कहा कि ये सीएनएस है, सीएनएस से हमने कहा कि अब यहां से मोटर सिग्नल लेकर के जाना था, तो इसका साइटोन है यहां, ये हो गया इसका एक्सॉन। ये एक्सॉन यहां आकर के बनाएगा एक्सॉन एंडिंग। ध्यान से सुनते जाना, क्या बना? एक्सॉन एंडिंग। ये एक्सॉन एंडिंग के लास्ट में होती है साइनेप्टिक नॉब। क्या है? साइनेप्टिक नॉब। ये साइनेप्टिक नॉब का नंबर 2 या उससे ज्यादा हो सकता है। यहां सीएनएस ने सिग्नल भेजा, सीएनएस ने सिग्नल भेजा तो सिग्नल ये मोटर न्यूरॉन लेकर के आ रहा है, और ये मोटर न्यूरॉन अब आगे आकर के, ये मान लो एक मसल फाइबर ये है जिससे ये जुड़ा, फिर आपने कहा दूसरा मसल फाइबर मान लेते हैं ये है जिसके साथ ये वाली एंडिंग आकर के जुड़ी, और तीसरा मसल फाइबर ये हुआ जिसके साथ ये वाली एंडिंग आकर के जुड़ी। तो अब क्या होगा कि यहां से रिलीज किया जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर सार्कोलेमा पर बाइंड करेगा और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। यहां से भी न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, ये इसके साथ बाइंड करेगा, ये मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंड सेम विल हैपन ओवर हियर। यानी कि अब आपने क्या कहा? सीएनएस से आने वाला एक मोटर नर्व ये, और इससे एसोसिएटेड मसल फाइबर्स। कितने फाइबर्स एसोसिएट हैं? 3। तो अपन ने कहा कि ये सब मिलकर के क्या बनाता है? मोटर यूनिट। समझना, यूनिट मतलब इकाई, एक साथ काम करने वाले। क्यों आपने मोटर यूनिट कहा? तो समझिएगा, अगर इस न्यूरॉन को सिग्नल मिला तो क्या ये तीनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? क्या ये तीनों मसल एक साथ मिलकर के एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं आर्मी में कोई एक प्लाटून या बटालियन है, प्लाटून या बटालियन को कहीं जाने का आदेश दिया जाता है, क्या सारे सोल्जर एक साथ जाएंगे? जब अगर सब एक साथ जाएंगे तो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं? इसीलिए आपने क्या कहा? इसे मोटर यूनिट। मोटर का मतलब है फंक्शन, तो ये फंक्शन करने वाली या काम करने वाली यूनिट है, इसीलिए इसको नाम क्या मिलता है? मोटर यूनिट कहा जाता है। तो पहले मोटर यूनिट समझ में आया? क्या किसी बालक को इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या होता है? अब देखिए, मोटर यूनिट के बाद अब एनसीईआरटी एक और डेफिनेशन यूज करती है, मोटर एंड प्लेट। एनसीईआरटी ने कहा मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो कहा मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या हुआ? तो अब यहां पर हम इस डायग्राम में से इतने पार्ट को जूम करते हैं, ठीक, इतने वाले पार्ट को। जब इतने पार्ट को अगर अपन जूम करके देखेंगे तो हमें यहां दिखेगा कि ये एक्सॉन एंडिंग, ये बनी बेटा साइनेप्टिक नॉब। इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर
यहां भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसाइकल्स में। क्या भरा है? न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसाइकल में। अब यहां पर आपका एक आ जाएगा मसल फाइबर। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो मसल फाइबर है वो ये है। हमने कुछ ऐसे ही बनाया था मसल फाइबर अपना। तो हमने कहा कि ये मसल फाइबर है, और ये जो मसल फाइबर है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम नाम देते हैं सार्कोलेमा, इस सार्कोलेमा के ऊपर यहां पाए जा रहे हैं एसिटाइल कोलिन के यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर। क्या मौजूद है? रिसेप्टर। अब देखिए क्या हुआ, एक मोटर सिग्नल आया। कौन आया? जब ये मोटर सिग्नल आया तो इसकी वजह से साइनेप्टिक वेसाइकिल जाकर के ये फ्यूज कर जाएगी इसकी मेम्ब्रेन से, और जब फ्यूज कर जाएगी साइनेप्टिक वेसाइकिल तो अब यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। ये न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाकर के अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। बाइंड कर गया अपने रिसेप्टर के साथ। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो अब इसके बाइंड करते ही सार्कोलेमा का क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। सार्कोलेमा का क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हुआ। तो आपने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये है एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन हम जानते हैं ना कि न्यूरोट्रांसमीटर है। तो एसिटाइल कोलिन इज न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, और फिर आपने कहा कि यहां पर ये है एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर। सो दीज आर एसीएच रिसेप्टर्स। तो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स कहां पाए जाते हैं? सार्कोलेमा पर। तो किसके ऊपर मौजूद है? सार्कोलेमा पर। अब समझिएगा यहां पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या रहा। पहली बात, इसे क्यों कहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? ये न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम है, ये मसल है। क्या ये सेम टिश्यू है? सेम टिश्यू है क्या? यहां पे दो अलग, लास्ट बेंच पे बेटा इधर, यहां पे दो अलग अलग टिश्यू एक साथ मिल रहे हैं। जब दो अलग, घड़ी देख के कोई फायदा नहीं, मेरा जब टाइम होगा मैं तभी क्लास खत्म करूंगा। अपन ने कहा दो अलग अलग टाइप के टिश्यू यहां पे मिल रहे हैं। जब दो अलग अलग टाइप के टिश्यू मिल रहे हैं तो अपन इसे नाम क्या देंगे? जंक्शन। क्या नाम देंगे? जंक्शन। ध्यान दें, रेलवे स्टेशन एक तो होता है रेलवे स्टेशन, एक होता है जंक्शन, एक होता है टर्मिनल। जंक्शन उसको बोलते हैं जहां पे दो अलग अलग रेल लाइन आपस में आकर के मिलती हो। तो यहां पे एक रेल लाइन कौन सी है? नर्वस सिस्टम, दूसरा है मसल। दोनों मिले तो मिलने वाली जगह को आपने क्या कहा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन का और मसल का जंक्शन है, इसलिए आपने कहा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वहीं पर देखिए जो मोटर सिग्नल आ रहा था वो मोटर सिग्नल यहां से चला था सीएनएस से, इस न्यूरॉन के पास आया था, एक्सॉन यहां लेकर के आया था। ये मोटर सिग्नल जब यहां आया तो यहां आकर के मोटर सिग्नल की वजह से ही एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। एसिटाइल कोलिन के रिलीज होते ही मोटर सिग्नल समाप्त। यानी कि अब इस प्लेट पर आकर के, इस जगह आकर के मोटर सिग्नल का अस्तित्व अब खत्म हो जाता है। क्योंकि मोटर सिग्नल अब खत्म हो गया, इसीलिए आपने क्या कहा? इसे मोटर एंड प्लेट नाम दिया। तो बोलो, क्या मोटर यूनिट और मोटर एंड प्लेट सेम बातें हैं कि अलग अलग? अलग अलग है ना। समझिएगा यहां पर आपने ये जो बनाया बेटा, यहां पर मोटर यूनिट, इस मोटर यूनिट के अंदर मोटर एंड प्लेट नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्या एक मोटर यूनिट में एक से ज्यादा मोटर एंड प्लेट होती हैं? क्या एक मोटर एंड प्लेट में एक से ज्यादा मोटर यूनिट होती है? मोटर एंड प्लेट एक न्यूरॉन और एक मसल फाइबर का जंक्शन है। मोटर यूनिट जो है एक न्यूरॉन और कई सारे मसल फाइबर्स का जंक्शन है। मोटर यूनिट पे क्या होगा? कई सारे मसल फाइबर्स, जबकि मोटर एंड प्लेट पर मसल फाइबर कितना रहेगा? एक होगा। दोनों डेफिनेशन समझ में आई? इसमें से जल्दी जो लिखना हो लिखो, फिर इससे आगे बढ़ते हैं।
कितने लोग लिख रहे हो? चलो तो फिर जल्दी लिखो। मोटर यूनिट, मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, 3 टर्म अपन ने यूज करी। आगे बढ़े। देखिए, अब अपने को बात करनी है कि भाई मसल कॉन्ट्रिक्शन होता कैसे है, तो अब जरा ध्यान देते जाएंगे। सबसे पहले देखो क्या हुआ कि एक मोटर सिग्नल कहां से आएगा बेटा? सीएनएस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर सिग्नल किससे आया? सीएनएस। तो सीएनएस से एक मोटर सिग्नल आया। जब ये मोटर सिग्नल आया तो इसकी वजह से देयर विल बी रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज होगा? कहां रिलीज होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या ये बात अपने को क्लियर हुई? ये जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, ये एसिटाइल कोलिन अब बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ। तो इसने बाइंड किया अपने रिसेप्टर्स के साथ, और रिसेप्टर्स कहां पाए जाते हैं? सार्कोलेमा पर। ये वाली बात भी अपने को क्लियर है कि सार्कोलेमा पर रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये सार्कोलेमा पर बाइंड कर जाएगा तो इसके बाइंड करते ही देयर विल बी डीपोलराइजेशन। यहां एनसीईआरटी जो शब्द प्रयोग करती है वो है एक्शन पोटेंशियल। क्या डेवलप होगा बेटा? एक्शन पोटेंशियल। ये डेवलप हो जाएगा सार्कोलेमा पर। अब डीपोलराइजेशन हम थोड़ी सी तो एक आउटलाइन बात कर चुके थे कि जब मेम्ब्रेन पर अगर चार्जेस रिवर्ट हो जाए, चार्जेस अपोजिट हो जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो सार्कोलेमा का क्या हुआ? डीपोलराइजेशन। जैसे ही सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन हुआ तो इसका डीपोलराइजेशन होते ही अब क्या होगा कि देयर विल बी रिलीज ऑफ कैल्शियम। अब रिलीज क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम का स्टोर हाउस कौन था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे बच्चे अब रिलीज क्या हो जाएगा? कैल्शियम। तो आपने कहा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम अब आगे जाकर के बाइंड कर जाएगा टू अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ये बाइंड किससे करेगा? सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। बता सकते हैं कौन सी सब यूनिट की यहां बात चल रही है? ट्रोपोनिन सी। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रोपोनिन सी की बात कर रहे हैं। अब आपने कहा था कि एट रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ट्रोपोनिन सी के साथ जैसे ही कैल्शियम ने बाइंड किया तो अब ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर बदल गई। ट्रोपोनिन की स्ट्रक्चर बदलने की वजह से नाउ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, अब क्या होगा बेटा? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन अब यहां पर क्या हो जाता है? एक्सपोज्ड हो जाता है। तो अब ये क्या हो गया? एक्सपोज हो गया। तो अपन ने कहा कि एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन अब यहां पर क्या हुआ? एक्सपोज। यानी कि जिस एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन का मतलब क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट की मायोसिन? मायोसिन बाइंडिंग साइट। जिसको अभी तक ढक करके रखा गया था वो अब क्या हो गया? एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब क्या हुआ? खुल गया। जब अगर खुल गया तो अभी तक जो चेंज आया वो थिन फिलामेंट में आया कि थिक?
किसके अंदर चेंज आया, थिन या थिक? अभी तक जितनी कहानी की हमने बात की, इस कहानी में क्या एटीपी खर्च किया मसल ने? यहां जब कैल्शियम बाहर आया तो कैल्शियम चैनल से बाहर आया था कि पंप? ये कैल्शियम का बाहर आना एक्टिव था कि पैसिव? डाउनहिल था कि अपहिल? कैल्शियम किससे बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन। किससे बाइंड करेगा? ट्रोपोनिन। और इसकी वजह से एक्टिन की एक्टिव साइट यानी कि मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगा? एक्सपोज। और अब अपने को बात करनी है कि भाई थिक फिलामेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पर उससे पहले एक बार इतना देखो, इतनी बात समझ में आई? बाकी अब बात करेंगे कल। आज के लिए इतना। क्या बेटा? नहीं, एक्टिन बाइंडिंग साइट किसके पास होगी? मायोसिन के पास ना। एक्टिन बाइंडिंग साइट तो मायोसिन के पास है ना। यहां पर ने कहा एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, मतलब है मायोसिन बाइंडिंग साइट।